नमस्कार। आज हम उस टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलेंगे जो हमारे हर डिजिटल डिवाइस की जान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं DRAM की, यानी हमारे कंप्यूटर और फोन की मेमोरी की। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम कोई नया लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशंस में जो रैम लिखी होती है 4, 8 या 16 GB, वो असल में है क्या चीज? चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी आखिर मिलकर काम कैसे करती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, आपकी मशीन की मेमोरी। इसे आप एक तरह से कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी या कहें तो उसकी सोचने समझने की जगह मान सकते हैं। तो जो विज्ञापनों में हम देखते हैं ना, 4 GB, 8 GB या 16 GB रैम, वो असल में लगभग पूरी की पूरी डायनामिक रैम ही होती है, जिसे हम DRAM कहते हैं। यही हमारे कंप्यूटर का मेन वर्क स्पेस है, जहां सारे एप्स और फाइलें खुलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये मेमोरी काम कैसे करती है, और सबसे बड़ा सवाल, इसके नाम में डायनामिक शब्द क्यों लगा है? आइए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। देखिए, तकनीकी तौर पर DRAM एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है और इसका जो बेसिक आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है। ये डेटा की हर एक छोटी सी जानकारी को, यानी हर 0 या 1 को एक बहुत ही छोटे से कैपेसिटर के अंदर स्टोर करती है। इसका फंडा एकदम सीधा है। अगर वो छोटा सा कैपेसिटर चार्ज है तो कंप्यूटर उसे 1 समझता है, और अगर वो डिस्चार्ज्ड है तो उसे 0 मानता है। बस हमारा सारा डिजिटल डेटा इन्हीं 0 और 1 से तो बनता है। पर इसमें एक छोटा सा पेंच है। ये जो छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं ना, ये परफेक्ट नहीं होते। ये धीरे धीरे अपनी बिजली लीक करते रहते हैं। मतलब अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जो 1 था वो अपने आप 0 बन जाएगा और सारा डेटा गायब। इसलिए इन्हें लगातार चार्ज करके रिफ्रेश करना पड़ता है। और बस यही वो वजह है, डेटा को बनाए रखने के लिए ये जो लगातार रिफ्रेश करने की प्रक्रिया चलती रहती है, यही चीज इस मेमोरी को डायनामिक बनाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। DRAM इस खेल में अकेला खिलाड़ी नहीं है, इसका एक साथी भी है जो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। चलिए मिलते हैं स्टैटिक रैम यानी SRAM से। इन दोनों के बीच का फर्क समझने के लिए न एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। DRAM को आप एक बहुत बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी समझिए। जगह तो बहुत है, लेकिन कोई किताब ढूंढने में थोड़ा टाइम तो लगता है। वहीं SRAM आपकी अपनी स्टडी टेबल की तरह है, जिस पर बस कुछ जरूरी किताबें रखी हैं। जगह कम है, पर जो भी चाहिए वो तुरंत हाथ में आ जाता है। तो चलिए अब इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं कि इनमें असल में क्या क्या बड़े अंतर हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी में ही सबसे बड़ा फर्क है। DRAM कैपेसिटर यूज करती है, इसलिए उसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, और यही चीज उसे थोड़ा धीमा और सस्ता बना देती है। इसीलिए वो मेन मेमोरी बनती है। दूसरी तरफ SRAM फ्लिप फ्लॉप नाम के स्विच इस्तेमाल करती है। इसे रिफ्रेश की जरूरत नहीं, इसलिए ये बहुत ज्यादा तेज होती है, लेकिन उतनी ही महंगी भी, और इसीलिए इसे प्रोसेसर के बिल्कुल पास कैश मेमोरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर SRAM इतनी ही तेज है तो पूरा कंप्यूटर SRAM से ही क्यों नहीं बना देते? भाई DRAM की जरूरत ही क्या है? जवाब इन दोनों की पार्टनरशिप में छिपा है, वो साझेदारी जो हमारे डिवाइस को असल ताकत देती है। आजकल के एक ठीक ठाक कंप्यूटर में 8 या 16 गीगाबाइट्स DRAM होना आम बात है। ये एक बहुत बड़ा वर्क स्पेस देता है, जहां हम अपने सारे एप्स और फाइल्स एक साथ खोलकर रख सकते हैं। अब जरा इसकी तुलना प्रोसेसर के अंदर मौजूद SRAM से कीजिए। वो मुश्किल से कुछ मेगाबाइट होती है, जैसे कि सिर्फ 16 मेगाबाइट। कहाँ 16 गीगाबाइट और कहाँ 16 मेगाबाइट। जमीन आसमान का फर्क है ना? तो यहाँ से इन दोनों का रोल एकदम साफ हो जाता है। DRAM एक बड़ा और सस्ता वर्कस्पेस है जो सभी प्रोग्रामों के लिए होता है, और SRAM एक छोटा लेकिन बिजली की तरह तेज होल्डिंग एरिया है जो प्रोसेसर को वो डेटा तुरंत देता है जिसकी उसे ठीक उसी पल जरूरत होती है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये दोनों एक टीम है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। DRAM हमें देती है विशाल क्षमता और SRAM देती है अविश्वसनीय स्पीड। इन दोनों का यही बैलेंस हमारे कंप्यूटर को इतना पावरफुल और एफिशिएंट बनाता है। और यहीं पर आकर हम भविष्य के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर रुकते हैं
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा स्पीड और पावर की मांग कर रही है, क्षमता और गति के बीच की ये जरूरी पार्टनरशिप आने वाले समय में कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य की टेक्नोलॉजी ही देगी।